तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें याकुजा फियांसे एनिमी पसंद आया था, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फायरफ्लाई वेडिंग। पहले ही बता दूं, अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखोगे तो ही आपको मजा आने वाला है। और लिटरली बताऊं तो इसका जो स्टोरी लाइन है काफी अच्छा है। और एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तो चैप्टर के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो घर से निकल के कहीं जा रही थी और गार्डन पे दो आदमी उसे घूर रहा था, क्योंकि ये लड़की शायद ही कभी घर से बाहर निकलती है। वो लड़की पीछे घूम के इन दोनों को गुड आफ्टरनून कहती है। इस लड़की का नाम है सातोको किरीगाया एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। सातोको गार्डन में फूलों को देख रही थी, तभी पीछे से एक लड़की आके उसे पकड़ के कहती है, सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सातोको कहती है, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके फूलों की देखभाल करूंगी। उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। अगर कल मैरिज प्रपोजल के टाइम तुम बेहोश हो गए तो क्या होगा? सातोको कहती है, मैरिज प्रपोजल? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी सिस्टर कहती है, मैं हातानो सामा की बात कर रही हूँ। आखिरकार तुम ही तो हो जिसे उसने चुना है, बट मैं थोड़ा निराश हूँ। तभी कुछ लड़कियां आके कहती है, अरे मिकाऊ-चैन खुश हो जाओ, स्कूल में भी तुम्हारी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी जल्दी कोई और मिल जाएगा। सातोको कहती है, पापा ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इस पर तो उसकी सिस्टर मिकाऊ बहुत ज्यादा शॉक होकर कहती है, क्या हितानो सामा इस इलाकों में एक जाना माना नोबेल आदमी है? पिताजी ने उसे रिजेक्ट क्यों किया? क्या वो तुम्हारी शादी किसी दूसरे देश के राजा से कराने की सोच रहा है? सातोको कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो बहन, बट मेरी इच्छा उस इंसान से शादी करना जिसे पिताजी मेरे लिए चाहता हो। मिकाऊ कहती है, ये तो बहुत ही बोरिंग है। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे जैसी अपर क्लास की लड़कियों के लिए शादी एक सोशल कॉन्वेंस है, लेकिन आम लोगों में ऐसे कई लोग हैं जो प्यार के कारण शादी करते हैं और मुझे उनसे जेलसी होता है। मैंने सोचा कि मैं भी हातानो सामा के साथ ऐसा कर सकती हूँ, बट तुमने उसे मेरे से चुरा लिया। सातोको कहती है, इसे चुराना नहीं कहते, वो तुम ही हो जिसे उसने नहीं चुना। इसे सुनकर मिकाऊ उसके पास आके कहती है, सिस्टर जो जेंटलमैन तुम्हारा हाथ मांगने यहाँ पर आ रहा है, क्या उसे पता है तुम्हारे दिल की बीमारी के बारे में? और तुम तो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकोगे। एंड ये बात मैंने तुम्हारी नौकरानी से सुना। जब पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि मैं रो पड़ूंगी, इसलिए प्लीज अपने कमरे में जाओ ताकि तुम लंबे समय तक जिंदा रह सको। सातोको अब गुस्से में उसकी गाल खींच के कहती है, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मैरिज प्रपोजल सिर्फ हातानो सामा की ओर से नहीं आया था, बल्कि उसकी मॉम की ओर से भी आया था। सातोको उसकी गाल पर एक थप्पड़ मार के कहती है, मेरे लिए खूबसूरती तुम्हारी गाल पे बैठे मच्छर को कुचलने जैसा है, तो अपनी खूबसूरती का ध्यान रखो। मेरे बारे में टेंशन लेने के बजाय खुद के बारे में चिंता करो। सातोको उससे कहती है, और एक बात, ऐसा लगता है हातानो सामा की मॉम भी तुमसे शादी की मंजूरी कभी नहीं देंगे। अगर मैं माँ होती तो मैं कभी भी तुम जैसे लड़की को नहीं चुनती। इसे सुनकर तो मिकाऊ एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम सबसे बुरी हो, मुझे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हो। मैं अभी जाके मॉम को बताऊंगी। सातोको भी लाइक क्या फर्क पड़ता है, बट शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा। हम देखते मिकाऊ जाके अपनी मॉम से ये बात कहती है। उसकी मॉम घर के ऊपर से सातोको को बहुत ही गुस्से में देख रही थी। हमें बताया जाता है सातोको की मॉम उसके जन्म के टाइम ही मर गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली एंड उसकी पिता और सौतेली माँ की एक लौती बेटी ये मिकाऊ है। ये सभी एक ही घर में रहता है। सातोको कहती है, मेरा बॉडी जन्म से ही कमजोर है, डॉक्टर ने कहा ही कि ज्यादा दिन तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वो कहती है, शादी एक औरत की खुशी होती है। एक निश्चित उम्र के लड़कियां खुद को सजने संवरने में लगी रहती है। वो सभी ये सोचते हैं कि किसी अच्छे विरासत वाले लड़के से मैरिज प्रपोजल कैसे हासिल किया जाए, और एक जगह है जहाँ पर तुम्हें ये सब मिल सकता है, वो है स्कूल। सातोको कहती है, मिकाऊ मुझसे इसलिए नफरत करती है कि स्कूल ना जाने के बावजूद भी मुझे इतने सारे मैरिज प्रपोजल मिलता है। और दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ तो मिकाऊ से भी ज्यादा मुझसे नफरत करती है। वो सोचती है कि मैं मिकाऊ के शादी में बाधा डाल रही हूँ। तो इस घर में सिर्फ एक ही है जो मेरा साथ देता है एंड वो है उसकी डैड। सातोको उसकी डैड के पास आके बैठ जाती है। उसकी डैड कहता है, तुमने फिर से मिकाऊ के साथ झगड़ा किया? सातोको कहती है, ऐसा नहीं है, वो बदतमीजी कर रही थी इसलिए मैंने उसे बस थोड़ा डांटा था। उसकी डैड कहता है, हाँ वो थोड़ा बदमाश हो चुकी है। जो भी हो, उसका डैड कहता है, सातोको तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल आया है और वो मेरे एक अच्छे दोस्त का बेटा है और मुझे उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं दिखता। क्या तुम उससे एक बार मिलोगे? सातोको कहती है, क्या आपने मेरी बीमारी के बारे में उसको बताया? उसकी डैड कहता है, अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगा तो वो कभी मिलना नहीं चाहेगा। इस पर सातोको कहती है, बट मुझे हस्बैंड को धोखा देने वाला आइडिया पसंद नहीं। उसकी डैड कहता है, मेरे जैसे बुढ़े आदमी हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। शायद तुम्हें बुरा लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें शादी के लिए पूछता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो एंड तुम्हारी मॉम किरीगाया के बदौलत तुम्हें खूबसूरती मिला है। मुझे यकीन है कि तुम एक ऐसे आदमी से मिलोगे जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। सातोको कहती है, आप मुझे ऐसे मत बोलिए। उसका डैड कहता है, मुझे नहीं सुनना कि डॉक्टर ने क्या कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। इसे सुनकर तो सातोको मन में सोचती है, जब मैं छोटी थी तब पापा हमेशा मेरी हेल्थ को लेके टेंशन में रहते थे। जो भी हो, अपने पापा से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए शहर में जा सकती हूँ। उसकी डैड कहता है, किस लिए? सातोको कहती है, कुछ काम है। उसका डैड कहता है, ठीक है, जल्दी काम खत्म करके घर
घर वापस आ जाना। सीन चेंज होता है, सातोको शहर में आई थी, उसके साथ एक नौकर आया था जिसका नाम है कोतारो। सातोको एक स्टोर के पास आके कहती है मैं यहाँ पर थोड़ी देर रहना चाहती हूँ। कोतारो कहता है ठीक है आप यहाँ पर ही रुकना, मैं मास्टर का कुछ काम फिनिश करके आपसे मिलता हूँ। उसके जाने के बाद सातोको अपने मन में कहती है क्या कोई होगा मेरी बीमारी को एक्सेप्ट करके मुझसे शादी करेगा। तभी कुछ गुंडे टाइप आदमी यहाँ पर आ जाता है और ये था 27 जून। शाम को कोतारो वापस आके देखता है कि सातोको सामा यहाँ पर नहीं है। सूरज भी डूबने वाला था एंड सातोको किरीगाया को किडनैप कर लिया गया था। सीन चेंज होता है, सातोको के मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। बाहर एक आदमी पूछता है गोटो कहाँ पर है, दूसरा आदमी कहता है वो अभी अभी वापस आया है। एंड दिस मोमेंट एक खतरनाक आदमी यानी हमारे मेन कैरेक्टर का एंट्री होता है। सातोको तो बहुत ही डरी हुई थी। बाहर से वो आदमी सातोको को बहुत ही डरावने तरीके से देख रहा था। बाहर खड़े ये आदमी कहता है गोटो तुम्हें अपने कपड़े से खून को साफ कर लेना चाहिए और मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था, तुम एक लेजेंड हो, तुमने उन सबको एक ही झटके में मार दिया, क्या तुम इस लड़की को भी मार सकते हो। इस पर तो सातोको बहुत ही डर जाती है। वो आदमी गोटो के कंधे पर हाथ रखकर कहता है क्लाइंट ने कहा है कि इस लड़की को थोड़ी देर बाद मारने के लिए, तो अभी यहाँ पर इसे गार्ड करो एंड 9 बजते ही इसे मार डालना। वो आदमी जाते हुए कहता है कि ये शर्म की बात है बट मैं इस लड़की को गंदे काम में इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता था। खैर जो भी हो इसका जो क्लाइंट है हमें बहुत पैसा दे रहा है तो हमें ये काम करना ही होगा। गोटो कहता है मैं समझ गया। वो आदमी जाते हुए बाकी सारे लोगों को कहता है तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो इसलिए इस लड़की पर हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो ये जो आदमी है गोटो तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर देगा। जो भी हो गोटो अपने मुंह से खून को साफ करके राइस बॉल खाने लगता है एंड वो सातोको से पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए। सातोको अपना सर हिला के कहती है नहीं। गोटो पूछता है तुम खुद को मारने के लिए क्या कर सकते हो। सातोको को तो कुछ समझ नहीं आता। गोटो अब अंदर आ जाता है एंड उसके पास आके उसकी मुंह से पट्टी को खोल के कहता है सच में तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो। सातोको तो बहुत ही डरी हुई थी। वो अपने मन में कहती है इस आदमी को क्या हो गया, मैं जानता हूँ कि उसे मेरी ओर देखना चाहिए बट मुझे नहीं पता कि उसकी आंखें क्या देख रही है, ये बहुत ही डरावना है। सातोको अब चिल्ला के कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज जाने दो। गोटो कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा काम है तुम्हें मारना ना कि तुम्हें जाने देना। वही सातोको मन में सोच रही थी, उसने कहा कि वो मुझे 9 बजे मार डालेगा तो अब टाइम क्या हुआ है। गोटो जा रहा था तभी सातोको कहती है क्या मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। गोटो थोड़ा मुस्कुरा के कहता है अगर तुम्हारे पास इन लोगों से ज्यादा पैसा है तो मैं अपना साइड बदल लूंगा। सातोको कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी एंड घर जाने के बाद पैसा दे दूंगी। गोटो कहते हैं मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती और मैं पैसों के अलावा किसी और चीजों से समझौता नहीं करता। एंड वो बाहर जाने वाला था तभी कुछ गुंडे आदमी आके उससे चाबी लेके अंदर आ जाता है एंड ये तीनों मिलकर सातोको की कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती यानी रेप करने की कोशिश कर रहा था। सातोको कहती है प्लीज रुक जाओ बट लड़के तो हवस के पुजारी होते हैं। सातोको तो रोने लगती है एंड वो एक आदमी के उंगली पर काट लेती है। अब ये तीनों गुस्से में सातोको को हाथ पैर से लात घूंसे मार रहा था। सातोको मन में कहती है मुझे याद करने वाला कोई नहीं होगा और मेरे जन्म की कोई मतलब ही नहीं है। तभी गोटो यहाँ पर आ जाता है। वो बहुत ही क्रीपी फेस बना रहा था। गोटो कहता है अरे अरे मुझे कहा गया था कि जो भी इस औरत पर हाथ उठाएगा मैं उससे काट डालूंगा। इन तीनों आदमी में से एक कहता है तू अपना मुंह बंद कर। गोटो आराम से पूछता है क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये आदमी कहते हैं तू ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने तुझे लेजेंड कहा है बट मैं तुझसे ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ। तभी गोटो उस आदमी का हाथ 2 हिस्सों में काट देता है एंड दूसरे आदमी का पैर भी। तीसरा आदमी तो डर के मारे कहता है मैंने कुछ नहीं किया। गोटो कहते हैं चलो चलो अब इसे टच करके दिखाओ, मैं भी तुम्हारा हाल ऐसा ही करूंगा। वही सातोको मन में कहती है उसने एक ही पल में इंसानों के अंगों को काट डाला, इसका मतलब ये डेफिनेटली किसी को इजीली मार सकता है और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कैसे भी करके इस इंसान को अपना दोस्त बनाना ही होगा। सातोको सोचने लगती है मेरे पास अभी क्या कीमती चीज है जो मैं इसे दे सकता हूँ एंड उसे याद आता है वो तो मैं खुद हूँ। सातोको गोटो से कहती है मेरे साथ तुम वो सब कुछ पा सकते हो तो चलो शादी करते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया और एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।